हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट में। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में हम आज अध्ययन करने वाले हैं स्थल और रुद्ध देश तथा 0 डिग्री देशांतर पर पड़ने वाले देश, उनमें से जो मानक समय का अनुसरण करते हैं, जो नहीं करते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज का टॉपिक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। हम सर्वप्रथम देखेंगे 0 डिग्री देशांतर। आखिर 0 डिग्री देशांतर है क्या? तो गाइज, इससे पहले जो भी टॉपिक जिन पर सेशन में हमने चर्चा की है, तो हमने 0 डिग्री देशांतर या देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। 0 डिग्री देशांतर, आखिर देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो जो ग्लोब है, जो कि हमारी पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना मान के चला जाता है, तो ग्लोब पर कुल मिलाकर के 360 देशांतर खींची हुई हैं, जिनमें से एक प्रधान देशांतर है जिसको हम मान के चलते हैं कि वो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर या प्रधान माध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने जो लाइन ड्रा है, ये है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। गाइज, आज हम इसी ग्रीनविच रेखा से रिलेटेड जो अफ्रीका महाद्वीप से समय से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश आखिर कौन कौन से हैं। तो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देशों में 3 देश हैं जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं, और 4 देश हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। गाइज, देशांतर रेखाओं के बारे में बताया जा चुका है कि देशांतर रेखा, प्रत्येक देशांतर रेखा अपने आप में एक समान होती है। हर देशांतर रेखा की जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। लेकिन हमने बताया था अक्षांश रेखाओं के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, उसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं में प्रत्येक की त्रिज्या बराबर होती है। तो 0 डिग्री देशांतर में पड़ने वाले देश जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित हैं, पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है स्पेन। ये 3 देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। इसके साथ साथ ये कहाँ के हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप के देश हैं। अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो और घाना, ये 4 देश हमारे कहाँ पर स्थित हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। गाइज, हम नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण का ऑर्डर लेकर चलेंगे। तो सबसे उत्तर में है यूनाइटेड किंगडम, उससे नीचे है फ्रांस, उससे नीचे है स्पेन, स्पेन के बाद भूमध्य सागर आ जाता है। भूमध्य सागर के बाद जब अफ्रीका महाद्वीप शुरू होता है तो सर्वप्रथम पड़ता है अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद पड़ता है माली, और माली के बाद पड़ता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के नीचे है घाना, और घाना का जैसे ही गोल्ड कोस्ट जो कि उसका तट खत्म होता है, शुरू हो जाता है अटलांटिक महासागर। और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर खींची हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम देखेंगे अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, ये 4 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। कुल मिलाकर के 3 यूरोप की और 4 अफ्रीका की, 7 देश जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं जिसे, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, ये कुल मिलाकर के 7 देश हुए जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा की पॉइंट है, हम बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश जो मानक समय का अनुसरण नहीं करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई देश 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है तो संभावना तो ये बनती है कि उसको मानक समय का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान माध्याह्न रेखा मान के चलते हैं, और इस पर जो समय होता है उसको हम IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, 2 यूरोपियन कॉन्टिनेंट, फ्रांस और स्पेन यूरोप महाद्वीप के देश हैं, और अल्जीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये 3 देश ऐसे हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित तो हैं, लेकिन ये मानक समय का अनुसरण नहीं करते हैं। कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, स्पेन और अल्जीरिया। इसके बाद दूसरा है टॉपिक कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश जो कि मानक समय का अनुसरण करते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित भी हैं और मानक समय का अनुसरण भी करते हैं। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, माली और बुर्किना फासो और घाना।
यूरोप में दो देश अलग हो गए, फ्रांस और स्पेन। बचा कौन? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और मानक समय का पालन भी करता है। माली जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है और ये भी मानक समय का पालन करता है। बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप का देश है और ये भी मानक समय का पालन करता है। घाना अफ्रीकन कंट्री और मानक समय का पालन करता है। कुल मिलाकर के 3 देश मानक समय का पालन नहीं करते 7 देशों में, और 4 करते हैं। ठीक, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है लेकिन मानक समय का पालन नहीं करते। यूनाइटेड किंगडम, माली, बुर्किना फासो और घाना, ये 4 देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित भी हैं और मानक समय का पालन भी करते हैं। दूसरा की पॉइंट है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है फिर भी मानक समय का पालन करते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है लेकिन ये फिर भी मानक समय का पालन करते हैं। वो देश हैं हमारे मोरक्को, जो कि पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है। ये मोरक्को यहाँ पर पड़ता है। मोरक्को जो कि स्पेन से टच होता है, कहाँ पर? बीच में उसकी जिब्राल्टर जल संधि पड़ती है। मोरक्को यही है अपना पश्चिमी अफ्रीकी देश। आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर ये मेरा मार्कर है, यहाँ पर आपका ये मोरक्को पड़ता है। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को से थोड़ा नीचे वेस्टर्न सहारा, ये वही देश है जहाँ से कर्क रेखा इंटर करती है, कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के आगे पड़ता है एक मरूटेनिया। मरूटेनिया इसके नीचे है सेनेगल और गाम्बिया। गाम्बिया यहाँ बगल में पड़ता है। तो मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मरूटेनिया, सेनेगल और गाम्बिया। इसके बाद कौन सा है? बिसाऊ, गुयाना, सेरा लियोन, लाइबेरिया और कोट डी इवोयर। टोगो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देश हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं और ये किसका? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है लेकिन ये मानक समय का अनुसरण करते हैं। कौन कौन से हैं? मोरक्को, मोरक्को आपका ये पश्चिमी अफ्रीकी देश। उसके बाद है वेस्टर्न सहारा, ये भी पश्चिमी अफ्रीकी देश। वेस्टर्न सहारा ये वही वेस्टर्न सहारा है जिससे कर्क रेखा इंटर करती है अफ्रीका महाद्वीप में। मरूटेनिया, इसमें भी कर्क रेखा है। सेनेगल, इसमें आपका ये सेनेगल थोड़ा नीचे पड़ता है। इसके बाद गाम्बिया यहाँ पर स्थित है। गाम्बिया के बाद है बिसाऊ, बिसाऊ के बाद है गुयाना, गुयाना के बाद है यहाँ सेरा लियोन, सेरा लियोन के बाद है यहाँ लाइबेरिया और लाइबेरिया के बाद है यहीं पर कोट डी इवोयर और इसके बाद है टोगो। ये कोट डी इवोयर, टोगो और ये वही देश हैं जिनके हम तटों के बारे में पढ़े थे। कोट डी इवोयर का तटों के बारे में बताया गया था आपको, जैसे कि नाइजीरिया का स्लैब कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, घाना, आइवरी कोस्ट। तो ये वही देश हैं, ये कोट डिवार, ये यहाँ पर गुयाना, गिनिया की तट, ये गिनिया खाड़ी के पास में पड़ने वाले देश हैं। ये जब आप अफ्रीका महाद्वीप का मैप उठाएंगे देखेंगे तो ये सारे के सारे देश यहीं पर सिचुएटेड हैं। चूंकि ये ड्रा नहीं है तो ऐसे करके आपको बताया नहीं जा सकता, लेकिन आपको समझने के लिए बता दें कि ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर से अगल बगल स्थित हैं, बट मानक समय का अनुसरण करते हैं और इनकी संख्या है 11 और ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जो कि 11 हैं। इसके बाद है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में आइसलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और पुर्तगाल, ये ऐसे देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है लेकिन ये मानक समय का अनुसरण करते हैं और ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। कौन कौन से हैं? आइसलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसके बाद है पुर्तगाल। आइसलैंड ये सबसे ऊपर पड़ता है, इसके नीचे आने पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड आपका ब्रिटेन के ही बगल में एक छोटा द्वीपीय देश है। इसका जो हिस्सा है एक उत्तरी आयरलैंड, वो आता है कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। लेकिन उसके नीचे का जो दक्षिणी हिस्सा है आयरलैंड, तो उसको हम रिपब्लिक आयरलैंड के नाम से जानते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य। इसके बाद है पुर्तगाल, स्पेन के आगे ये पुर्तगाल है आपका। आइसलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और पुर्तगाल, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है और यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं और ये मानक समय का अनुसरण करते हैं।
कुल मिलाकर के 14 देश ऐसे हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है, लेकिन ये मानक समय का अनुसरण करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मारिटेनिया, सेनेगल, गाम्बिया, बिसाऊ, गुयाना, सेरालियोन, लाइबेरिया, कोट डिवायर, टोगो। ये 11 देश ऐसे हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है और ये मानक समय का अनुसरण करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक दूसरा टॉपिक, क्योगा झील। क्योगा झील युगांडा में स्थित है। कहां पर? युगांडा में स्थित है। जब विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलकर आगे बढ़ती है तो एक देश पड़ता है युगांडा। युगांडा में व्हाइट नील में स्थित है क्योगा झील। क्योगा झील युगांडा में स्थित है और ये व्हाइट नील में स्थित है, यानी सफेद नील में। इसके पहले बताया गया था कि जो ताना झील है इथोपिया की, वहां से निकलती है ब्लू नील, और इथोपिया की ताना झील से निकलती है ब्लू नील, और विषुवत रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील। व्हाइट नील जब आगे बढ़ती है तो एक देश पड़ता है युगांडा। युगांडा में ये एक झील से होकर गुजरती है जिसका नाम है क्योगा झील। क्योगा झील से जब आगे बढ़ती है, इधर से आती है ब्लू नील, इधर से आती है व्हाइट नील, और ये सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं। खार्तूम में मिलने के बाद ये नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है और मिस्र से होती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है, और ये मिस्र में अपना डेल्टा भी बनाती है। गाइज, एक की पॉइंट है आंसुओं का द्वार। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, गेट ऑफ टीयर्स किसे कहते हैं? आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन आपको रिकॉल कराने के लिए बता दें कि बॉब अलमंडेब जल संधि, बॉब अलमंडेब जल संधि ये यमन और जिबूती के बीच में लाल सागर में स्थित है। बॉब अलमंडेब जल संधि, जिसे हम आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश जिबूती, और ये है अरब प्रायद्वीप का देश यमन, और ये है आपका जिबूती। यमन और जिबूती के बीच में स्थित है बॉब अलमंडेब जल संधि। दूसरा है, एक है ग्रासलैंड। अफ्रीका में 2 ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सवाना ग्रासलैंड, दूसरा है वेल्ड। गाइज, सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि विषुवत रेखा के आसपास स्थित है। गाइज, मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा अफ्रीका के मिडिल भाग से होकर गुजरती है, मध्य भाग से, और आपको पता है कि जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी का मौसम रहता है, और वहाँ पर डे संवहनीय वर्षा होती है। दोपहर के बाद जब तेज़ धूप निकलती है तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, और यहाँ बहुत घने जंगल है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा से अगल बगल का जो इलाका, विषुवत रेखा को थोड़ा छोड़ के उसके आसपास जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, उसे हम सवाना के नाम से जानते हैं। सवाना के बारे में अभी डिटेल से और बताया जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण का मतलब गर्म, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास पड़ता है तो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास वर्ष भर सूर्य लगभग लंबवत चमकता है। तो विषुवत रेखा के आसपास का स्थित एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, यानी कि ये सेंट्रल अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक ग्रासलैंड है सवाना, सीधी सी बात। दूसरा है वेल्ड। वेल्ड घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये मकर रेखा के आसपास स्थित साउथ अफ्रीका में स्थित है वेल्ड घास का मैदान। क्योंकि मकर रेखा साउथ अफ्रीका मेडागास्कर से होकर के निकलती है, तो मकर रेखा से अगर हम नीचे अंटार्कटिक सर्किल की ओर जा रहे हैं, यानी 23/1/2 से नीचे 66/1/2 की ओर हम जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर हमें शीत की शुरुआत हो जाएगी, ठंडे प्रदेश की शुरुआत हो जाएगी। तो और इधर है हमारा उष्ण, तो शीत धन उष्ण बराबर शीतोष्ण, यानी कि गर्म और सर्द दोनों का सम्मिलित रूप शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान वेल्ड है, जो कि मकर रेखा यहां से गुजर रही है, साउथ अफ्रीका के आसपास स्थित है वेल्ड घास का मैदान। सवाना विषुवत रेखा पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अफ्रीका महाद्वीप के 2 मुख्य घास के मैदान हैं। एक देश पड़ता है गिनी के तट पर, नाइजीरिया में नाइजर नदी भी बहती है, और नाइजर नदी को हम
पॉम ऑयल रिवर या पॉम ताड़ का जिसे बोलते हैं, नाइजीरिया को हम सबसे ज़्यादा ये ताड़ का उत्पादन भी करता है पॉम ऑयल का नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में एक हवा चलती है जिसको हम हरमट्टन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही धूल भरी आंधी के रूप में आती है और ये पूर्वोत्तर की ओर चलती है, पूर्व धन उत्तर, ये ऐसे चलती है, यहाँ से चलती है और ये नाइजीरिया होते हुए यूं, अफ्रीका महाद्वीप में आप समझ रहे हैं, उत्तर प्लस पूर्व, पूर्व ये है और ये उत्तर है, तो ऐसे चलती है ये नाइजीरिया होते हुए। और ये धूल भरी आंधी लेकर के, बहुत धूल लेकर के चलती गर्म हवा है नाइजीरिया में चलने वाली, जिसको हम हरमट्टन के नाम से जानते हैं। और ये सहारा डेजर्ट से होते हुए निकलती है, तो अपने साथ लाल कलर की सहारा डेजर्ट की बालू लेकर के जाती है। और ये जब भूमध्य सागर से होकर के गुजरती है तो भूमध्य सागर से ये ले लेती है क्या, पानी, चूँकि गर्म होती है तो आर्द्रता अपने साथ सोख लेती है, नमी लेकर के जब आगे जाती है तो ये यूरोप में, इटली और फ्रांस में जब आगे और पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में बताया जाएगा, बहुत भारी वर्षा कराती है। तो वहाँ पर चूँकि भूमध्य सागरीय जलवायु है, वहाँ पर रसीले फलों को, अंगूर की खेती, संतरे खेती को बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाती है। हरमट्टन के बारे में आप समझ गए होंगे, नाइजीरिया में चलने वाली एक ग्रीष्मकालीन हवा है, धूल भरी आंधी। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके पहले थोड़ा सा कुछ जनजातियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं उनको बंटू या बंटू कुछ भी आप समझ सकते हैं, बंटू के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका के मूल निवासी हैं और इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो साउथ अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में ये कांगो गणराज्य, कांगो बेसिन के आसपास ज़्यादा बहुतायत में इनकी संख्या है बंटुओं की, और ये साउथ अफ्रीका में भी कुछ तादाद में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका में ये मिलते हैं। बंटू अफ्रीका के मूल निवासी हैं। एक दूसरी जनजाति है बर्बर, ये नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका इधर आपका मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, ये इधर के जो देश हैं, यहाँ पर लीबिया, तो इन इधर के जो उत्तरी अफ्रीकन कंट्री हैं वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है बर्बर। दूसरी एक जनजाति है हेमाइट्स। हेमाइट्स जो जनजाति है ये नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका कौन सा होगा, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये उत्तर और पश्चिमी यानी ये वाला अफ्रीका, ये जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है यानी मोरक्को और वेस्टर्न सहारा वाला इलाका, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम हेमाइट्स के नाम से जानते हैं, हेमाइट्स। एक दूसरी जनजाति है किक्यू, ये केन्या में पाई जाती है। केन्या आप तो समझ रहे हैं, एक स्पेशल कंट्री का ही नाम खोल दिया इसने, केन्या। तो जो किक्यू है वो केन्या में पाई जाती है। केन्या आपकी यहाँ पर पड़ती है, केन्या की राजधानी आपने नैरोबी सुन रखी होगी। और अगर अफ्रीका महाद्वीप में अगर सबसे बड़ा सफारी केंद्र है कोई, सफारी केंद्र की अगर हम बात करें, यानी कि जो हम जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए, आपने देखा होगा ये शेर और ये जितने भी जंगली जानवर हैं, जिराफ हो गए, जेब्रा हो गए, ये अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा केंद्र है तो केन्या सफारी के लिए बहुत बड़ा केंद्र है अफ्रीका महाद्वीप में। तो केन्या में किक्यू एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है किक्यू, केन्या में पाई जाती है। इसके बाद है पिग्मी जनजाति, एक बहुत कॉमन नाम है, आप सबने सुन रखा होगा, पिग्मी जायरे यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। जायरे ये आपका मध्य में पड़ता है, मध्य अफ्रीकी देश है। और ये कांगो बेसिन, जो कांगो नदी का जो वाटर कैचमेंट एरिया है, जो जिससे उसकी सहायक नदियां हो गई, प्लस में कांगो की मुख्य नदी हो गई, जितने में कांगो नदी का जल संग्रहण क्षेत्र फैला हुआ है उसके आसपास के इलाकों में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। यानी कि जायरे में कांगो बेसिन के आसपास के इलाके में मुख्य रूप से पिग्मी जनजाति पाई जाती है। जुलू साउथ अफ्रीका में एक नटाल प्रांत है। साउथ अफ्रीका में ये नटाल प्रांत है और ये खनिज संसाधन से बहुत ही समृद्ध इलाका है। यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत जोर तोर से होता है यहाँ पर नटाल प्रांत में। तो जो साउथ अफ्रीका में नटाल प्रांत है जो कि माइनिंग के लिए बहुत अच्छे से विख्यात है, जैसे अपने यहाँ पर धनबाद है झारखंड का, तो ऐसे ही नटाल प्रांत हो गया। छोटा नागपुर अपने इंडिया का है, वैसे ही नटाल प्रांत है यहाँ पर। तो ये आपका नटाल प्रांत लगभग यहाँ पर सिचुएटेड है। तो नटाल प्रांत में आपकी जुलू, साउथ अफ्रीका में जुलू जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना में लगभग फैला हुआ है, लगभग उसका 90% हिस्सा बोत्सवाना में फैला हुआ है। बोत्सवाना साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर है।
बोत्सवाना। तो बोत्सवाना में आपकी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। एक दूसरी जनजाति है हॉटेंटॉट। बुशमैन के साथ एक हॉटेंटॉट भी है जो कि कालाहारी बोत्सवाना में ये भी पाई जाती है। हॉटेंटॉट और बुशमैन ये कालाहारी बोत्सवाना की मुख्य जनजातियां हैं। नाइजीरिया, जो हमने अभी हार्माटन के हवा के बारे में पढ़ा नाइजीरिया, तो नाइजीरिया में दो जनजातियां फुलानी और हौसा। हौसा और फुलानी जनजातियां ये आपकी नाइजीरिया में मिलती हैं। साउथ अफ्रीका में जुलू के अलावा एक और जनजाति है बोअर। बोअर जनजाति और जुलू, बोअर और जुलू साउथ अफ्रीका की पाई जाने वाली मुख्य जनजातियां हैं। जुलू नटाल प्रांत और बोअर साउथ अफ्रीका की एक दूसरी जनजाति है। मिस्र में जो नील नदी घाटी है, नील नदी घाटी के जो किसान हैं उनको फल्लाह की संज्ञा दी जाती है। वो भी एक जनजाति के नाम से ही जानी जाती है, फल्लाह। मिस्र के कृषक फल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। यह क्वेश्चन बन सकता है मिस्र में नील नदी घाटी में के जो कृषक हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये फल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में जो पाई जाने वाली जनजाति है बद्दू। बद्दू सहारा डेजर्ट में मुख्य रूप से मिलते हैं। मशाई, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका की हम बात करें अर्थात पूर्व की ओर, पूर्वी अफ्रीका यह है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इटरिटिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ये 4 देश हैं। तो ये जो मसाई है जनजाति ये मुख्य रूप से इथोपिया, पूर्वी अफ्रीका, सोमालिया तरफ पाई जाती है मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में। तो गाइज ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं, हमने भरसक प्रयास किया है कि कोई जनजाति ना छूटे। फिर भी अगर कोई छूट गई हो तो आपके पास में जो भी किताब हो आप उससे भी जरूर अध्ययन कर लें। तो ये आपका रहा अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियों का एक डाटा जो कि हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, आपको बताया। आप इसे देखें और समझने की भरपूर कोशिश करें। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। गाइज एक टॉपिक क्या कहें हम इसका, एक की पॉइंट है इथोपिया और लाइबेरिया। ये अफ्रीका महाद्वीप के 2 ऐसे देश हैं, आपको अपने दिमाग में रखना है, कभी क्वेश्चन बन भी सकता है। इथोपिया और लाइबेरिया ये कभी गुलाम नहीं हुए, किसी भी देश ने इनको अपना उपनिवेश नहीं बना पाया। कोई भी देश हो, चाहे वो अपना यूरोप का हो, ये कहीं का भी हो, इथोपिया और लाइबेरिया कभी गुलाम नहीं हुए किसी देश के। गाइज इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, जिनके पास में कोई अपना स्पेशल समुद्री तट नहीं है। जैसे कि गुजरात का समुद्री तट है अपने, अगर इंडिया के पर्पज में बात करें। और अगर हम बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में बहुत से देश जैसे कि मोरक्को हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया। सबसे बड़ा तट के बारे में हमने बताया ही था आपको, मोजाम्बिक के पास में सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो कुछ ऐसे भी देश हैं और उनकी संख्या है 16। कितनी है? 16। अफ्रीका महाद्वीप के 16 ऐसे देश हैं जिनके पास में खुद का अपना कोई समुद्री किनारा नहीं, वो लैंड लॉक्ड हैं, चारों तरफ से भूमि अवरुद्ध हैं, दूसरे देशों की सीमाओं से घिरे हुए हैं। स्थल अवरुद्ध देश की परिभाषा तो आप समझ गए होंगे कि जिनके पास अपना कोई समुद्री किनारा ना हो और दूसरे देशों की सीमाओं से घिरे हैं, स्थल अवरुद्ध देश हैं। उनकी कुल संख्या कितनी है? 16 है। तो आइए आपको हम मैप के माध्यम से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कौन कौन से देश हैं। हमने बताया था आपको कि वेस्टर्न सहारा, इधर वेस्टर्न सहारा है, ऊपर अल्जीरिया है, नीचे से बुर्किना फासो है, माली पड़ता है एक देश, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया और नाइजर और चाड। ये 4 ऐसे देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। इसके बाद आता है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। साउथ सूडान, नवनिर्मित देश है अफ्रीका महाद्वीप का, सूडान से कट के बना है अभी कुछ दिन पहले। तो ये साउथ सूडान भी आपका एक लैंड लॉक्ड देश है। युगांडा और रवांडा, बुरुंडी। युगांडा तो थोड़ा बड़ा है लेकिन रवांडा और बुरुंडी ये छोटे छोटे देश हैं और ये सभी कहाँ? विक्टोरिया झील के आसपास के इलाके में स्थित हैं। युगांडा तो आप समझ ही गए होंगे, क्योगा झील यहीं पर स्थित है। लेकिन रवांडा और बुरुंडी, आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय कुछ दिन पहले भी यात्रा में गए थे, ये रवांडा और युगांडा की यात्रा में। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन गए थे। तो आप ऐसी चीज़ों को बराबर पढ़ते रहा करिए, कहीं ना कहीं जरूर हमारे
राष्ट्राध्यक्ष महोदय यात्राएं करते रहते हैं। तो ऐसे में पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय किस देश की यात्रा में थे। तो मुझे याद आएगा तो मैंने आपको बताया, तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। इसके बाद है मलावी। मलावी आपको वही मलावी है जहां पर मलावी झील है, जिसका नाम न्यासा झील भी है। जाम्बिया, जाम्बिया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भूमि अवरुद्ध देश। जिम्बाब्वे, अक्सर आपने इसको सुना होगा, हरारे इसकी राजधानी है। जिम्बाब्वे की अपनी क्रिकेट टीम भी है। जिम्बाब्वे भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इनके पास अपना कोई समुद्री किनारा नहीं है। इसके बाद आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना ये वही है जहां पर विशेष रूप से काला हारी मरुस्थल फैला हुआ है 90% भूभाग पर, और ये है आपका बोत्सवाना। ये भी एक स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसके पास भी अपना कोई समुद्री किनारा नहीं है। इसके बाद एक लिसोथो और स्वाजीलैंड, ये दो देश हैं जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित हैं बीच में। लिसोथो और स्वाजीलैंड ये भी साउथ अफ्रीका में स्थित हैं और इनके पास में भी अपना कोई समुद्री किनारा नहीं, छोटे छोटे देश हैं और लैंडलॉक्ड हैं। इथोपिया, गाइज 1993 तक अगर बात करें तो इथोपिया लैंडलॉक्ड नहीं था, लेकिन 25 मई 1993 को जब इथोपिया से इरिट्रिया अलग हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वो भी देश था, जब इरिट्रिया अलग हो गया तो वो अपना समुद्री किनारा लेकर अलग हो गया, तो इथोपिया हो गया लैंडलॉक्ड। तो 1993 के बाद से इथोपिया भी अब लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में जाना जाने लगा है। भाई पहले इरिट्रिया जो था, तो इरिट्रिया इधर था, इसका किनारा लगता था किधर, लाल सागर से। तो लाल सागर की ओर से इनके अपने जो मालवाहक या व्यापारिक जहाज थे वो अपने जा सकते थे, लेकिन जब से इरिट्रिया अलग हो गया तो जो अब वर्तमान इथोपिया बचा है उसके पास में अपना कोई समुद्री किनारा नहीं है और इसकी भी अब गणना होने लगी है लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, माली 1, बुर्किना फासो 2, नाइजर 3, चार, इथोपिया 5, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 6, साउथ सुडान 7, युगांडा 8, रवांडा 9, बुरुंडी 10, मलावी 11, जाम्बिया 12, जिम्बाब्वे 13, बोत्सवाना 14, स्वाजीलैंड 15, लिसोथो 16 ऐसे अफ्रीका के देश हैं जिनके पास में अपना खुद का समुद्री किनारा नहीं है और ये स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। फिर से रिकॉल करेंगे, माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, इथोपिया, ये जो कि पूर्वी अफ्रीकन कंट्री है इथोपिया, उत्तरी अफ्रीकन कंट्री है माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो। मध्य अफ्रीका की जो देश हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, इनको हम मध्य अफ्रीकन कंट्री बोल सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। इसके बाद अगर हम साउथ की ओर आते हैं तो मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड और लिसोथो, ये उत्तर में पड़ते हैं और ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो गाइज अगर आप इनको मैप में अगर ड्रॉ करेंगे, एक बार समझ लेंगे ना, तो आपके ये माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश करी है इसीलिए इनको मैप में लिख के बताने की, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे हम, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देशों वाला जो मामला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे देश जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ये 3 देश हैं जो कि कहां पर स्थित हैं, यूरोप में, और 0 डिग्री देशांतर पर भी स्थित हैं। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं और ये 0 डिग्री देशांतर में भी स्थित हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित तो हैं लेकिन मानक समय का अनुसरण नहीं करते हैं। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, ये मानक समय का अनुसरण नहीं करते हैं। लेकिन फ्रांस, स्पेन और अल्जीरिया कहाँ 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन। लेकिन वो देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर भी स्थित हैं और मानक समय का अनुसरण भी करते हैं। यूके, माली, बुर्किना फासो, घाना। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे देश, 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होंगे और एक नहीं होंगे। बस जो नहीं है लेकिन वो फिर भी मानक समय का अनुसरण करते हैं, कौन कौन से हैं,
मानक समय का पालन करते हैं मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, सेनेगल, गाम्बिया, बिसाऊ, गुयाना, सेरा लियोन, लाइबेरिया, कोट डिवायर, टोगो। 11 अफ्रीकन कंट्री। इसके बाद है आइसलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, पुर्तगाल। 3 यूरोपियन कंट्री। कुल मिलाकर के 14 ऐसे देश हैं जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी मानक समय का अनुसरण करते हैं। इसके बाद कुछ की पॉइंट हैं। क्योगा झील युगांडा में स्थित है। जब विषुवत रेखा से हमारी जो विक्टोरिया झील है वहां से निकलती है व्हाइट नील, तो आगे चलती है युगांडा में इसको मिलती है कौन सी? क्योगा झील। क्योगा झील नाइल नदी यानी व्हाइट नाइल में ही स्थित है। ठीक। आंसुओं का दौर, बाबल मंडल जल संधि कहते हैं। बाबल मंडल जल संधि यमन और जिबूती को आपस में जोड़ती है। सवाना और बेल्ट के बारे में बता ही दिया। विषुवत रेखा के आसपास स्थित एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना। बेल्ट शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ये मकर रेखा में स्थित है। मूल निवासी हैं बंटू और ये साउथ अफ्रीका और मिडिल अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीकन जो जनजातियां उनके बारे में, बर्बर ये नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं। हेमाइट्स ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं, मोरक्को वेस्टर्न सहारा तरफ। क्यूकू केन्या में पाए जाते हैं। नैरोबी इसकी राजधानी, सबसे बड़ा सफारी केंद्र अफ्रीका महाद्वीप का। पिग्मी जायरे सेंट्रल, ये आपका रिपब्लिक जो जायरे है, यहाँ पर इसका जो कांगो नदी है उसका जो बेसिन है वहां पर पाए जाते हैं। जुलू साउथ अफ्रीका नटाल प्रांत में पाए जाते हैं। इसके बाद है बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोथ सवाना में। हॉटेंटॉट कालाहारी मरुस्थल बोथ सवाना में। हौसा और फुलानी नाइजीरिया में पाए जाते हैं। यही हरमट्टन नाइजीरिया में चलने वाली ग्रीष्मकालीन हवाएं जो कि एक धूल भरी आंधी के रूप में बस उत्तर से पूर्वोत्तर की ओर चलती हैं। बताया ही आपको, ये यूरोप में जाती हैं भूमध्य सागर से नमी लेकर के। फ्रांस इटली में बहुत भारी वर्षा करती हैं। ठीक। इसके बाद है बोअर साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। फल्लाह मिस्र में नील नदी घाटी के कृषकों को फल्लाह के नाम से जाना जाता है। बद्दू सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इधर मसाई पाई जाती है। लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में आपको बता ही दिया, 16 जो कि स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो आज का जो सेशन था आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल बैठानी है तो आप एक बार मैप में इन चीज़ों को जरूर ड्रा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।